आज हम क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले मेरा ख्याल है कि 4 हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का क्या तरीका। आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि हमें पता चले। अब एविडेंस कितनी किस्म की होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एविडेंस कितनी किस्म की होती है, तो फिर हम उसकी तैयारी की। हर एविडेंस की तैयार करने का तरीका अलग होता है। एविडेंस 2 किस्म की होती है, ज़बानी ऑकुलर एविडेंस और नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेज़ी शहादत। अभी हम क्रिमिनल साइड की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन पे हम लेक्चर्स कर रहे हैं, सिविल पे हम बाद में करेंगे। तो ये 2 किस्म की शहादत होती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो शहादतें आ जाती हैं। उनको हम कितनी किस्म की शहादत की नौइयत, एविडेंस की नौइयत की लिहाज से होती है, ज़बानी शहादत और डॉक्यूमेंट्री शहादत की कितनी किस्में हैं, वो उसकी आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उन हर एविडेंस से मुताल्लिक हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। देखें, FIR दर्ज होती है या कंप्लेंट फाइल होती है तो उसको दायर करने वाला कंप्लेनेंट कहलाता है। उसने FIR दर्ज कराई है तो वो इंफॉर्मेंट भी कहलाता है और कंप्लेनेंट भी वही होता है जिसने कंप्लेन की है। और अगर उसने डायरेक्ट अदालत में कंप्लेंट दायर की है तो तब भी वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। अब जो कंप्लेनेंट है ना, उसकी 2 हैसियत है। एक तो उसकी हैसियत है कि उसने FIR दर्ज करवाई है, कंप्लेनेंट है केस का। दूसरी ये है कि वो बाज़ इंफॉर्मेंट के अलावा भी उसकी एविडेंस होती है, वो आई विटनेस होता है वक़ूए का, लेकिन या वो मोटिव का जो है वो या इकबाल जुर्म का वो होता है। तो उसने जितनी किस्म की गवाही दी है तो उसकी हर किस्म की वो उसकी हैसियत अलग अलग होगी, लेकिन गवाह एक ही होगा, एविडेंस भी वो एक ही देगा। लेकिन जब हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर हम ये सोच के करेंगे बीइंग अ कंप्लेनेंट इसने क्या कहा, बीइंग अ आई विटनेस इसने क्या कहा, बीइंग अ रिकवरी विटनेस इसने क्या कहा, तो इसको कैसे तोड़ना है। उसके बाद सेकंड आता है कि मुहर्रर, ये ड्यूटी ऑफिसर होता है थाने में जो FIR दर्ज करता है, जो पुलिस डायरी या पुलिस स्टेशन डायरी रोज़नामचा जिसको कहते हैं, उसमें हर बात का इंदराज करता है। इसके अलावा इसके पास जो असला या जो बरामदगियाँ होती हैं वो भी ये IO इसके हवाले करता है और उसको थाने के मालखाने में उसको ये महफूज कस्टडी में रखता है। तो ये मुहर्रर के काम होते हैं। उसके बाद एक फिर होता है IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तफ्तीशी अफिसर, ये मुकदमे की पूरी तफ्तीश करता है। उसके बाद एक फिर होता है मर्डर केसेस में, उसको कहते हैं पटवारी, ड्राफ्ट्समैन भी कहते हैं, जो मौके का नक्शा बनाता है जहाँ पर वकूआ होता है, कत्ल होता है। और ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ कत्ल के केसों में ड्राफ्ट्समैन बनाता है, बाकी मुकदमात में नहीं बनाता। बाकी मुकदमात में फिर क्या होगा, बाकी मुकदमात में फिर IO जो है, तफ्तीशी जो है ना, वो नक्शा बनाता है। अब तफ्तीशी के नक्शे में और इसके नक्शे में क्या फ़र्क है कि वो बास्केल होता है, मतलब एक स्केल के मुताबिक होता है जो ड्राफ्ट्समैन बनाता है, और जो तफ्तीशी बनाता है वो बिला स्केल होता है, वो अंदाजे से बनाता है। उसके बाद फिर आता है कि जो मौके से लाश ले जाने वाले हैं गवाहान, वो प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी अफसर ले जाते हैं, कांस्टेबल साहबान लाश को अपनी हिफाजत में ले जाते हैं। अब प्राइवेट बंदों को क्यों नहीं कहते, ले के तो अस्पताल जाना है, नहीं। जैसे ही पुलिस ने इत्तला दी, FIR दर्ज हो गई, उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी, तो फिर लाश की और जितना भी फिर केस प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत पुलिस की है, फिर प्राइवेट बंदों के हवाले नहीं की जा सकती। जब तक वो इलाज करवा रहे थे तो उस वक्त तक तो वो ज़िंदा था, तो उस वक्त तो प्राइवेट बंदे उसका इलाज भी करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो फिर वो, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद होते हैं आई विटनेसेस, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने वकूआ खुद अपनी आंखों से होते देखा,
वो कत्ल का भी हो सकता है, वो लड़ाई का भी हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, डकैती का भी हो सकता है। तो ये होते हैं, और ये मजरूब गवाह भी हो सकते हैं, और अगर मजरूब नहीं हुए तो तब भी चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने वक़ूआ होते देखा। उसके बाद होते हैं कि जब पोस्टमार्टम करता है डॉक्टर डेड बॉडी का, तो वहाँ पर 2 प्राइवेट गवाह होते हैं जो उसके करीबी अजीज़ होते हैं डिसीज़्ड के, वो डॉक्टर के रूबरू उसकी शनाख्त करते हैं कि ये वही मरने वाला है जिसको कत्ल किया गया था। उसके बाद एक होते हैं शनाख्त परेड के गवाह, कि अगर तो मुल्ज़मान पहले से वाकिफ़ नहीं हैं गवाहों के या कंप्लेनेंट के, उनके हुलिये उसने लिखवाए हैं कि हमने देखा कि काले रंग का था, लंबे कद का था, भारी कद का था, हुलिये लिखवाए हैं। अगर कंप्लेनेंट और गवाहान अगर मुल्ज़मान को पहले से नहीं जानते, पर्चा तो दर्ज हो जाएगा, तफ्तीश भी हो जाएगी, और अगर किसी भी सोर्सेज से वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर पुलिस उनको गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जेल भेज देती है, और जेल भेजने के बाद फिर वो उनकी शनाख्त परेड करवाती है। अब जो वक़ूए के चश्मदीद गवाह हैं वो शनाख्त करते हैं उनको जेल में, फिर शनाख्त परेड का पूरा एक अलग प्रोसीजर है। हमारे लीगल एडिशन PK के इस चैनल पर शनाख्त परेड नाम के 3 लेक्चर हैं बड़ी डिटेल से, तो वो आप देखिएगा। तो शनाख्त परेड कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट, तो वो शनाख्त परेड का गवाह है मजिस्ट्रेट साहब। उसके बाद जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के गवाह हैं। उसके बाद अगर वो ज़िंदा था और उसका इलाज किया गया है, जो जिन डॉक्टरों ने उसको ऑपरेट किया है या जिन्होंने उसका मेडिकल काटा है, उसका इलाज किया है एमरजेंसी में या वार्ड में, वो डॉक्टर्स भी बतौर मेडिकल एविडेंस के पेश होंगे, वो मेडिकल के गवाह होंगे। उसके बाद फिर एक आते हैं एक्सपर्ट गवाह। एक्सपर्ट गवाह 2 किस्म के होते हैं। एक केमिकल एग्जामिनर के लैब में जिन्होंने केमिकल एग्जामिनर किया है, जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स को देखा है, जिन्होंने खून का मुवाजना किया है, जिसने मंशियात की अगर बरामद हुआ उसका मुवाजना किया है, अगर किसी ने जहर खाने का, किसी ने ख़ुदकुशी कर लिया जहर खा के, उसका किया है। कुछ असले के एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें से कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट को एक अथेंटिसिटी हासिल होती है तो उनको अदालत में पेश नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात अगर मुल्ज़िम उनको डिस्प्यूट करे या कोई भी फरीक उनको डिस्प्यूट करे कि नहीं इसको इनको बुलाया जाए ताकि इनसे मज़ीद तस्दीक की जाए, तो अदालत उनको बुला भी सकती है। कुछ होते हैं कि गवाह ऐसे कि जो फायर आर्म एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई लिखाई के होते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स के होते हैं, तो कुछ टेक्निकल गवाह होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का है, साइबर क्राइम का कोई केस है तो उसके गवाह होते हैं, IT के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो किसी किस्म के भी एक्सपर्ट्स होंगे तो उनको एक्सपर्ट्स के गवाह कहेंगे। उसके बाद होता है वजह अनात, मोटिव, कि वक़ूआ हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी, तो मोटिव के गवाह के होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वज टक्कर। अब एक वज टक्कर एक मुकामी लफ्ज़ है, इसे कहते हैं चांस विटनेस, कि जा रहे थे मुल्ज़िम वक़ूआ करके जा रहे थे, गली में से निकले, आगे से गवाह आ रहे थे, अब गवाहों ने उनको देख लिया, वो जो वक़ूए पे के जो लोग थे उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ये जो गली में जाते हुए, गली की रोशनी में या दिन की रोशनी में, ये जो रास्ते में उनको देख लिया जाते हुए, इनको कहते हैं वज टक्कर या चांस विटनेस। अच्छा, कुछ चांस विटनेस ऐसे भी होते हैं कि जो इत्तफाक से मौके पे पहुंच गए, किसी प्लानिंग के तहत या किसी उसके तहत नहीं होते। जैसे घर के अफराद हैं, वो तो मौजूद हैं पहले से, वो चांस विटनेस नहीं है, वो तो उस घर में रहते हैं, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार घर में आए हुए थे, या किसी मेले में लोग रिश्तेदार भी आए हुए थे और ये भी लोग आए हुए थे जिनकी लड़ाई हुई, तो उन लोगों ने भी वक़ूआ देखा, तो वो चांस विटनेस हैं। क्यों कि वो पहले से मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर मजरूब के साथ या मरने वाले के साथ उसके बेटे, उसके भाई पहले से मौजूद हैं साथ, तो वो चांस विटनेस नहीं है।
तो ये चांस विटनेस, वज टक्कर। फिर एक होते हैं लास्ट सीन, आखिरी बार मरने वाले को जिसकी कस्टडी में देखा गया, कि जिसके साथ देखा गया, वो लास्ट सीन के हैं कि गवाहों ने देखा कि फलां बंदे के साथ वो मरने वाला जा रहा था, उसके बाद फिर वो जिंदा नहीं देखा गया। तो फिर अब जिनके साथ वो आखिरी बार जिंदा देखा गया वो बताएंगे कि भाई ये डिसीज कहाँ गया और ये कैसे मरा, क्योंकि आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था। तो इसको लास्ट सीन का कहते हैं। उसके बाद एक होते हैं इकबाल जुर्म। अब इकबाल जुर्म दो किस्म के होते हैं, अदालती इकबाल जुर्म और गैर अदालती इकबाल जुर्म, जुडिशल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। और जो जुडिशल कन्फेशन है वो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो रूबरू मजिस्ट्रेट के पास होगा उसका कन्फेशन, और अगर मजिस्ट्रेट के पास नहीं है तो फिर जब ट्रायल होगा तो फिर 364 के तहत वो ट्रायल जज के सामने कन्फेशन कर सकता है। तो ये तो हो गए जुडिशल कन्फेशन। इसके अलावा अगर प्राइवेट लोगों के सामने किया है, पुलिस के सामने किया है, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, कि प्राइवेट लोगों के पास। तो वो अगर मजिस्ट्रेट के पास किया है तो फिर उस मजिस्ट्रेट को एज एविडेंस के तौर पे पेश होना पड़ेगा जब ट्रायल चलेगा। और अगर ट्रायल कोर्ट के सामने किया तो फिर ट्रायल जज बतौर गवाह नहीं पेश होगा, वो तो ट्रायल में उसने कन्फेशन किया 364 में। उसके बाद ये और बात है कि इस गैर अदालती और अदालती इकबाल जुर्म की लीगल वैल्यू क्या। उसके बाद अब और कुछ गवाहियाँ आती हैं, जैसे कुछ मुलज़मों ने गिरफ्तारी के दौरान बरामदगियाँ कराईं तो वो बरामदगी के गवाह कहलाएंगे। असला बरामद करवाया और कोई चीज़ें बरामद करवाई, मरने वाले के कपड़े बरामद करवाए, ये बरामद। और फिर कुछ होता है कि जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो मरने वाले की मौके पे लाश को कब्ज़े में लेते हैं, मौके पे उसकी जूती, उसके कपड़े या जो भी मौके पे चीज़ें मिली, मिट्टी, खून आलूद कब्ज़े में लेती है पुलिस। तो ये सारी बरामदगियाँ की हैं, मौके से चीज़ें कब्ज़े में ली हैं, तो उसके जो गवाह होंगे वो बरामदगी के गवाह होंगे। इसी तरह मंशियात के केस में जब मंशियात पकड़ी जाती है मुलज़मों से, तो उस वक्त जब पुलिस वाले या प्राइवेट गवाहों की मौजूदगी में जो उनसे असला या पैसे बरामद होते हैं या मंशियात बरामद होती है, वो भी बरामदगी के गवाह होते हैं। नक्शा नवीस हमने कह दिया। और उसके बाद बाज़ औक़ात अखबारी रिपोर्टर्स को अदालत तलब कर लेती है, और बाज़ औक़ात ऐसे किसी गवाह को तलब कर लेती है जिसको अदालत समझे कि इस बंदे को इस केस से मुतल्लिक कोई वाक़यात का पता है और इसकी गवाही मुकदमे के फ़ैसले के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसाफ के तकाज़ों के लिए। तो वो उनको किसी को भी बतौर गवाह अदालत बुला लेती है, लेकिन शर्तें दो हैं कि उसको उसका मुकदमे के वाक़यात से, मुकदमे के हालात से उसको वाक़फ़ियत हो, और मुकदमे का फ़ैसला करने के लिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए उसकी गवाही बहुत ज़रूरी हो। तो किसी भी फरीक की दरख्वास्त पर, मुलजिम की या कंप्लेनेंट फरीक की दरख्वास्त पर अदालत उसको बुला सकती है। तो अगर कोई फरीक दरख्वास्त नहीं देता, फिर अगर अदालत ख़ुद समझती है कि कोई भी फरीक नहीं बुला रहा उसे, तो अदालत ख़ुद से भी उस बंदे को बुला सकती है। अगर गवाह वो समझती है कि फ़लाँ डॉक्टर ने तो उसका ऑपरेशन भी किया था, मेडिकल किसी और ने किया था, नहीं, जिसने ऑपरेशन किया था उसकी गवाही की ज़रूरत है, तो अदालत उसको ख़ुद से भी बुला लेती है। फिर हम बताएंगे वो कोर्ट विटनेस होगा। उसके बाद अब आ जाती है, ये तो प्रोसिक्यूशन की गवाह। अब आ जाती है मुलजिम साइड से क्या क्या गवाही हो सकती है। मुलजिम खुद बतौर खुद जो है वो गवाह पेश हो सकता है 340 में, लेकिन देखें इसमें फ़र्क है। जब वो 342 के तहत जब अदालत उससे सवाल जवाब करेगी तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो अदालत ख़ुद अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उससे सवाल जवाब करती है। उसे कहते हैं 342 342 की बयान मुलजिम का। दो किस्म के बयान, अगर मुलजिम कहता है कि मैंने बतौर गवाह भी मैंने पेश होना है, फिर वो 340 के तहत CRPC के तहत पेश होगा, फिर उससे हलफ लिया जाएगा और फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। फिर उसके बाद वो सफाई के गवाह अपने पेश कर सकता है। सफाई के गवाहों में क्या कर सकता है, किसी DSP ने तफ्तीश की और उसको बेगुनाह लिखा, प्रोसिक्यूशन ने उस तफ्तीशी अफसर को पेश नहीं किया, तो मुलजिम उसको बुला सकता है।
मुलजिम कहीं और मौजूद था, किसी और शहर में मौजूद था, तो वो एलिबाई की गवाह पेश कर सकता है, वहाँ पर वहाँ का रिकॉर्ड पेश कर सकता है, दस्तावेजी शहादत कि मैं तो था ही मुल्क से बाहर, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं तो मुल्क में दाखिली इस तारीख को हूँ, या फ़लाँ तारीख को तो मैं फ़लाँ केस में जेल में था या अस्पताल में मैं दाखिल था। तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर सकता है, और साथ अगर किसी गवाह को पेश करना है तो फिर गवाह को भी पेश कर सकता है। इसके अलावा वो लेता है डिफेंस की प्ली लेता है। अब अगर डिफेंस की प्ली लेता है तो फिर उसको 340 के बयान में आना पड़ेगा। क्यों? कि उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी फिर, कि अगर वो स्पेशल प्ली ले रहा है सेल्फ डिफेंस की, सिर्फ या तो वो 340 में अगर डिफेंस प्ली ले रहा है तो फिर अदालत देखेगी कि उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर वो 340 में, 342 में नहीं, 342 में अगर वो प्ली ले रहा है तो फिर तो उस पर क्रॉस नहीं होगी। अगर वो 340 के तहत बतौर गवाह ये प्ली ले रहा है फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। इसी तरह मुलजिम किसी भी एक्सपर्ट गवाह को बुला सकता है, और इसी तरह किसी डॉक्टर को बुला सकता है। तो ये तमाम एविडेंस है। इसके अलावा भी कुछ एविडेंस हो सकती हैं कि जो मेरे जहन में ना हो। जब हम इनको डिटेल से करेंगे तो फिर हम एक एक गवाही को अब डिटेल से करेंगे अगले लेक्चर में, कि इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन फिर कैसे करनी है, और इनकी गवाही की नोयत क्या है, उनकी कानूनी हैसियत क्या है, और इन पर किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें।